सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू के अंतर्गत नालसा स्कीम जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 उस पे हमारी चर्चा रहेगी। इस कार्यक्रम में जिस योजना के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने आ रहा है। जैसा कि हम विश्व में और हमारे देश में स्थिति पाते हैं तो लगातार वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या है वो बढ़ रही है। जैसा कि हमारा ये मानना है कि आने वाले वर्षों में प्रतिदिन 17,000 व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति होंगे। प्रतिदिन 17,000 व्यक्ति इस प्रकार के होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष होगी। और ये है वर्तमान में यदि देखा जाए तो स्थिति करीब 11 करोड़ के लगभग है। और 2026 में जो आंकड़ा अनुमान के तौर पे हम लगाएं तो स्थिति 17.3 करोड़ होगी, जो भारत में एक काफ़ी बड़ी जनसंख्या हमारे सामने नजर आएगी। विश्व में भी स्थिति इसी प्रकार की रहेगी। तो आने वाले समय में यह जो जनसंख्या है वो काफ़ी बड़ी हमारे सामने आएगी। अब इतना बड़ा अनुभव का खजाना हमारे पास मौजूद है। इस अनुभव के खजाने का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें ये हम पे निर्भर करेगा। लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी जो है उसका जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक, जैसा कि नालसा ने हमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बुक्स दी है उसमें हमने पाया है कि वरिष्ठ नागरिकों के अपराध जो हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ते हुए जा रहे हैं। और स्थिति ये है कि अक्टूबर 2014 तक के आंकड़े में 8,973 व्यक्तियों ने मामला दर्ज करवाया। तो हम ये सोच सकते हैं कि कंटिन्यू कहीं न कहीं एक वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा हो रही है। और इसी उपेक्षा को चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यूएनओ ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, सभी ने विचार किया और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इसी के चलते यदि हम कहें कि ये प्रावधान यूएनओ में और भारत के संविधान में भी देखा जाए तो भारत के संविधान में भी सीनियर सिटीजन के लिए प्रावधान बने हुए हैं। जैसा कि हम पाते हैं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 है, वो हमें क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमें कह रहा है कि मानव को गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार है। मानव को गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार है। एक बच्चा जब बच्चे की श्रेणी में आ जाता है उस समय से लेके और उस स्थिति तक जब तक वो इस संसार से जाता है और जाने के बाद तक हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें आर्टिकल 21 दिया है। उसमें ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति की
जो है उपेक्षा, अपमान ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, उनके अंतर्गत भी आर्टिकल 41 और 46 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार इस स्थिति में है कि वह काम करने में सक्षम है, कमज़ोर है, उस व्यक्ति की सहायता की जाए। आर्टिकल 41 हमें कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करें। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर्टिकुलर बनाया ही इसलिए गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग से किसी प्रकार से हो, उसका कहीं पे भी कोई भी अपमान नहीं हो। पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हमारे स्टेट के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना आवश्यक है और यह स्टेट की जिम्मेवारी है कि वह व्यक्ति जो उसके स्टेट में है वह उसकी हर समय हर प्रकार से देखभाल करे। इसी के चलते डायरेक्टिव प्रिंसिपल भारतीय संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। इसी के साथ यदि मैं थोड़ा सा पर्सनल लॉज पे आपसे बात करूं तो पर्सनल लॉज हमारे पास में हिंदू विधि और मुस्लिम विधि दोनों पर्सनल लॉज हैं। दोनों पर्सनल लॉज एक तरह से हम कहें कि पर्सनल लॉज का निर्माण हुआ है वो रूढ़ि और प्रथा के आधार पे हुआ है, समर्थियों के आधार पे हुआ है, यदि सुन्नत के आधार पे हुआ है। इन्हीं जो आयत जो कहते हैं हम उनके आधार पे हुआ है, इन्हीं के आधार पे हुआ है। और हिंदू विधि में जिस प्रकार से हम पाते हैं कि प्राचीन समय में हमारे जो परिवार था वो सामूहिक रूप से रहता था और क्या होता था कि दादा, पिता, पुत्र और पौत्र यानी एक परिवार में 4 पीढ़ियाँ रहती थी और वो 4 पीढ़ियाँ इस प्रकार से जीवन यापन करती थी कि एक दूसरे की समस्या का पता ही नहीं चलता था कि उसके जीवन में समस्या आई है या नहीं। अब जैसा कि समय ने करवट ली और मानव अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अपेक्षाओं के लिए कहीं न कहीं सीनियर सिटीजन की उपेक्षा कर रहा है और उस उपेक्षा जो हुई है उस उपेक्षा के समाधान के लिए हमारे कानून में CRPC जो है, दंड प्रक्रिया संहिता है। दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 125 से लेके 128 जो दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 125 to 128 में जो बात रखी गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से यदि अपने माता पिता या अपने घर में वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा करे तो उसके लिए भरण पोषण की वह व्यक्ति मांग कर सकता है। ये CRPC में प्रोविज़न रखा गया है। CRPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हमारे सामने स्थिति ये आती है कि हम ये कहते हैं कि एक बेटा अपने पिता का ही भरण पोषण करे या एक बेटा
अपने माता का ही भरण पोषण करे, तो ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 का जो एक्ट बनाया गया है, पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट सीनियर सिटीजन के लिए बना, और उस सीनियर सिटीजन में एक्ट माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 जो है, उसके सेक्शन 4 में हम पाते हैं कि उसमें लिखा गया है कि माता पिता और पितामह वरिष्ठ नागरिक, यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक है तो वरिष्ठ नागरिक में हम कहते हैं कि माता पिता होंगे, माता पिता के अलावा आपके दादा भी होंगे, और यदि दादा से ऊपर की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों में भी वो आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दादा तक ही 2007 के एक्ट ने ये बात रखी। अब उनके लिए लायबल की बात करें तो कहा गया है कि वो सेक्शन 5 जो है सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन जब करेंगे तो स्थिति क्या होगी, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग यदि आवेदन किया और सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन किया, और सेक्शन 7 में जो हमारे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, उन एसडीएम साहब क्या करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है और वरिष्ठ नागरिक का यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा करता है, उसका पोता या उसका बेटा या उसकी पोती या उसका बेटी, यानी वो यदि उसकी उपेक्षा करेंगे तो उसके पास में रास्ता है कि वो सेक्शन 5 में जाके और आवेदन करे। आवेदन करेगा सेक्शन 7 में, जब वो आएगा सेक्शन 7 में क्या रखी गई है, सेक्शन 7 में ये बात रखी गई है कि उस आवेदन को सुनवाई के लिए यहाँ जो एसडीएम बैठा है, जिसे बोलते हैं उपखंड मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट जो है वो उसकी सुनवाई करेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करते हुए उस उपखंड मजिस्ट्रेट 90 दिन में उस पे क्या करेगा, 90 दिन पे तामील के 90 दिन के अंतर्गत उसका निपटारा करने के बाद में, उसका निस्तारण करने के बाद में ये कहेगा कि इस चीज़ को, इस भरण पोषण का आदेश की बात आएगी और भरण पोषण का आदेश कर दिया जाएगा। भरण पोषण का जब आदेश कर दिया गया है और उस आदेश की 30 दिन में हमें पालना करनी होगी। 30 दिन में यदि आप पालना नहीं होती है, 30 दिन में यदि पालना नहीं होती है तो फिर क्या करें, तो फिर स्थिति ये आएगी कि आपके यहाँ पे डीएम बैठे हुए हैं, डीएम के पास में आप जाइए। डीएम के पास में जब हम जाएंगे तो स्थिति हमारे क्या होगी कि डीएम उस अपील को सुनेगा और फिर वो अपील को सुनने के बाद में 60 डेज में वो उसका निपटारा करेगा। यदि इस दौरान यदि उपखंड मजिस्ट्रेट ने यदि आदेश दिया है और उसकी पालना नहीं हुई है तो उसमें प्रोविज़न ये बनता है कि यहाँ पे 5 से लेके और 18 तक, यानी 5% से लेके 18% तक ब्याज की राशि है, उसको किससे लिया जाएगा, उसके बेटे से या उसकी बेटी से या उसके पोते से या उसकी पोती से लिया जाएगा। ये जो सेक्शंस हैं, इनकी हम यदि बात करें तो हमारे पास में स्थिति ये आती है, और वो ये है कि सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 और सेक्शन 10 और सेक्शन 15 और सेक्शन 16, यानी हमारे पास में सीनियर सिटीजनशिप में एक्ट में 6 चैप्टर और 6 चैप्टर में मात्र 32 सेक्शन, और 32 सेक्शन में यदि 7 सेक्शनों पे यदि हमारी अच्छी क्लियरिटी है तो हम किसी भी सीनियर सिटीजन को रेमेडी दिलवा सकते हैं क्लियर। अब लेकिन हमारे सामने स्थिति ये रहती है कि सीनियर सिटीजन की हम बात करते हैं, उनके बारे में हमारे सीनियर सिटीजन्स जिनकी संख्या हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में 17 करोड़ के करीब होगी। अब ये जो संख्या जो बढ़ रही है, ये इसके आधार पे उन सीनियर सिटीजन को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती है या नहीं मिलती है, उसका एक कारण ये रहता है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को ये भी ज्ञान नहीं कि मेरे लिए कोई किसी प्रकार का विधि बनी हुई है। उस अवेयरनेस के अभाव में सीनियर सिटीजन एक्ट
एक आम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है, और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि सीनियर सिटीज़न की हर समय हमें सुनने में आता है कि उसके बेटे, उसकी बेटी, उसका पोता, उसकी पोती उसे घर पे छोड़ गए, वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद में उसको सूचना मिली, उसके कीड़े मिले, उसके ये मिला। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? ये स्थिति हमारे को इसलिए आ रही है कि हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी संख्या कम नहीं है, हमारे युवाओं की भी संख्या आज कम नहीं है, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि सीनियर सिटीज़न की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वो उपेक्षा होती जा रही है। और सीनियर सिटीज़न ये नहीं चाहता कि मेरी उपेक्षा हो, सीनियर सिटीज़न ये नहीं चाहता मेरी उपेक्षा हो, और हम किस प्रकार से उपेक्षा कर जाते हैं ये हमें पता नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, और वो ये है कि एक लड़के की शादी होती है, बिल्कुल शादी हुई जी। शादी होने के बाद में क्या हुआ कि उसके बच्चे हो गए जी, ठीक है जी, बच्चे हो गए। अब उसके बाद में स्थिति क्या हुई कि उसको कहीं सर्विस करनी है जी, सर्विस भी करनी है। अब यहाँ पे उसकी फैमिली में स्थिति क्या होती है कि वह स्वयं, उसके बच्चे, उसकी माता पिता और उसकी पत्नी, ये सब लोग हैं। अब यहाँ पे स्थिति आ रही है कि बच्चे और पत्नी और माता पिता का वह खर्चा उठा रहा है। वो जब खर्चा उठा रहा है तो स्थिति क्या आई कि जब बच्चा स्वयं एक बच्चा था, किसका? अपने माता पिता का, तब स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी हमारे सामने कि उस बच्चे के लिए और माता पिता और बच्चे के बीच में अधिकार और कर्तव्य की बात उठ के आ रही थी। मैं बच्चा था तो मेरा अधिकार था कि मैं मेरे माता पिता से डिमांड करूं। क्या है डिमांड करूं? कि मेरे को एजुकेशन दे, मेरे को भरण पोषण करे, मेरे को कपड़े दे, मेरे को और खर्चे हैं मेरे वो दे। माता पिता ने क्या किया? वो किया, उसका क्या था? कर्तव्य था, और उसने वह कर्तव्य का पालन किया। अब स्थिति क्या हुई? स्थिति विपरीत हुई कि अब मेरे बच्चे हो गए, मेरे साथ में माता पिता हैं। अब स्थिति ये हो रही है कि अब उनके अधिकार उत्पन्न हो गए और मेरे कर्तव्य उत्पन्न हो गए। माता पिता जो है वो मेरे से अधिकार रखते हैं कि मैं उनका भरण पोषण करूं, वो मेरे पास में अधिकार रखते हैं कि मैं उनका भरण पोषण करूं, और इधर मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उनका भरण पोषण करूं, और उनका अधिकार क्या है कि वो मेरे से डिमांड करें अपने भरण पोषण की। ये स्थिति है। अब इस स्थिति में एक पारिवारिक जीवन का एक चक्कर है, और वो चक्कर क्या कहता है हमें? वो चक्कर हमें ये कहता है कि जीवन में जब आप बच्चे थे और जब आपके जो राइट्स थे वो राइट्स किस में चेंज हो गए? ड्यूटीज़ में चेंज हो गए। अब यहाँ पे यदि मैं मेरी ड्यूटी को निभा रहा हूँ तब मैं क्या नहीं कर रहा? मेरे माता पिता की उपेक्षा नहीं कर रहा। और यदि मैं ड्यूटी को नहीं निभा रहा हूँ और खाली मेरे राइट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं माता पिता की क्या कर रहा हूँ? उपेक्षा कर रहा हूँ। अब एक बात ये आती है कि जब व्यक्ति सीनियर सिटीज़न हो रहा है और सीनियर सिटीज़न हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, सीनियर सिटीज़न हमसे ये चाहता है कि मेरी उपेक्षा नहीं, और हम उनको क्या दें या क्या न करें, ऐसी क्या बात करें जब उनकी उपेक्षा नहीं हो। तो सीनियर सिटीज़न आपसे ये चाहता है कि आप सिर्फ ये करें कि जब आप से वो बात कर रहे हैं, आपसे जब भी वो बात करें आप आराम से उनकी बात को सुनें। आप आराम से यदि उनकी बात को सुनते हैं तो ये माना जा रहा है कि वो उनके दिमाग में ये बात जा रही है कि कहीं न कहीं हमारा सम्मान हो रहा है। ये ज़रूर है कि यंग और सीनियर जो एज है, यंग एज में कहें और एक सीनियर सिटीजन की एज में कहें तो काफ़ी डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को दूर किस प्रकार से किया जाए?
तो इसलिए यदि हम कहते हैं कि हमने उनको खाना खिलाया जी, ठीक है जी, आपने खाना खिलाया, बिल्कुल ठीक है। हमने उसको घर में रख दिया जी, बिल्कुल ठीक है, आपने घर में रख दिया, ये भी ठीक है। हमने उनको चिकित्सा दे दी जी, हमने चिकित्सा दे दी, ये भी ठीक है। अब अपने आप से पूछ के सोचो कि ये चीज़ तो आपको भी उन्होंने दी थी जी, ये तो आपको, आप जब बच्चे थे तब आपको भी उन्होंने दी थी, ये की बात है, ठीक है। अब बात ये उठी कि हम ये जो कह देते हैं कि हमने खाना दिया, हमने घर पे रखा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सारी चीज़ें की, ये आपने किया, ये आपकी ड्यूटीज़ थी। आपने भी जब आप बच्चे थे तब उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज़ का पालन किया था, ड्यूटीज़ का पालन किया था, और उस ड्यूटीज़ का पालन के अंतर्गत आपने कार्य कर रहे हो, कभी उन्होंने आपके लिए यही कार्य किया था। अब वर्तमान में स्थिति ये आ रही है कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, चलो पैसे भी हो गए, घर भी हो गई, चिकित्सा भी हो, सब चीज़ें हो गई, लेकिन यदि हम ये कहें कि हम उनके साथ में बैठ के उनकी बात को यदि सहज, यदि वो 20 मिनट बोलते हैं, आधे घंटे बोलते हैं, 1 घंटे बोलते हैं, जितने भी मिनट बोलते हैं, यदि उनकी बात को हम तरीकेबद्ध यदि सुन लेते हैं और सुनने के बाद में सहज उनको स्वीकार करते हुए, यदि उनकी बातों में यदि हमें कुछ लगता है कि इसमें एक कमी है या इसमें अब ये चल रहा है, तो सहज यदि साधारण भाव से यदि हम कह देते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाता है कि उनको ये लगेगा कि हमारे इस जीवन में उपेक्षा नहीं हो रही, उनको ये लगेगा, और उनको ये लगना ही अपने आप में उनका सम्मान है। वो आपसे ही ज़्यादा नहीं चाहते कि उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि उनको ये चीज़ चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जीवन में बस ये चाहिए कि उनकी जो बात है वो सहज रूप से सुनी जाए, और सुनने के बाद में उसके साथ में ये कहा जाए कि आप जो बात कह रहे हो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बस इसी में उनका क्या होता है, सम्मान होता है। इस छोटी सी बात के लिए और उनका अपमान किया जाता है कि वो जो कहते हैं और हम कहते हैं नहीं, आपका ज़माना जा चुका और आपके ज़माना जा चुका, इसलिए आपकी बात सुनने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये जो सोच है युवा वर्ग की, यही अपने आप में क्या करती है, सीनियर सिटीज़न की उपेक्षा करती है, और सब चीज़ें सीनियर सिटीज़न ने दे दी उनको, जो उन्होंने उनको दी थी वो उन्होंने भी दे दी, लेकिन ये जो बात उन्होंने उस समय बचपन में उनको 10 बार पूछा गया था, उन्होंने 10 बार जो आंसर दिया था, अब सीनियर सिटीज़न का यदि हमारा यंग ब्लड 1 मिनट भी यदि उनकी बात धैर्य से सुन लेता है तो उनका अपने आप में क्या होता है, सम्मान होता है, और यही वो लोग चाहते हैं, सीनियर सिटीज़न यही चाहते हैं। अब यदि हम बात करें कि ये उपेक्षाएँ होती गई और उसी का परिणाम हमारे को देखने को मिला, वो ये था कि हमारे देश में, जिसमें पहले से बातें चली हुई आ रही थी कि हमारा देश है वो इस प्रकार की संस्कृति विरासत का देश है, जहाँ पे सीनियर सिटीज़न का, वरिष्ठ नागरिक का सम्मान होगा, वह सम्मान नहीं हो पाया, और उसी के चलते हमारे पास में माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 आया। अब 2007 आया और उसने क्या किया गया कि अपने आप में सीनियर सिटीज़न की जो उपेक्षा नहीं हो, वो अपने जो अधिकार हैं उनके लिए कहीं जा सके, उसी की पालना के लिए सीनियर सिटीज़न एक्ट की आवश्यकता हमें पड़ी। अब हम बात करें कि सीनियर सिटीज़न के लिए, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं, और उनके लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार के द्वारा योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें कहीं आयकर अधिनियम 1961 जो है हमारे पास में है, और वो हमें कहता है कि कोई भी सीनियर सिटीज़न है उस पे टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग यदि कोई भी सीनियर सिटीज़न है तो उसमें यदि चिकित्सा
बीमा प्रीमियम के संबंध में वो बात करता है तो 30,000 रुपये तक की रियायत दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ बीमारी उपचार के हेतु यदि बात की जाए तो 80,000 रुपये SCD के तहत 60,000 रुपये की रियायत दी जाती है। आयकर रिटर्न भरने के समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए काउंटर का निर्धारण अलग से किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से हम कहें कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनको टैक्स एक्ट 1961 के तहत उनको क्या फ़ायदा मिलता है या क्या फ़ायदा नहीं मिलता है, ये तो बहुत दूर की बात है। स्थिति ये है कि हमारे गांव में सीनियर सिटीज़न को ये भी पता नहीं होता कि मेरे को रिटर्न भरवाना है या नहीं भरवाना है, रिटर्न भरवाना है या नहीं भरवाना है। बहुत से लोग जीवन गांव में आते हैं, सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, उसके बाद में जीवन निकल जाता है, उसके बाद में एक्सपायर हो जाते हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता कि ITR भरने से हमारी वैल्यूएबल बढ़ती है, कि हमारी इतनी इनकम होती है, इशू होती है। उन्होंने कभी ITR भरवाया नहीं। तो जिसने ITR भरवाया ही नहीं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो मिलने वाले फ़ायदे हैं उसके तक कहाँ जाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो उस तक पहुंचाने का प्रयास हम सभी लोगों का आज हो रहा है। दूसरी यदि योजनाओं की बात करूं मैं, तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा जो अभी समाप्त होने वाली थी मार्च में, उसको 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 2023 तक इसको योजना को बढ़ाया गया है और इस योजना के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस योजना के अंतर्गत पैसे जमा करवाता है तो उसे 7.4% ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन हमारे गांव में हम ये देखते हैं कि इस योजना का पता नहीं, ज़्यादातर लोग एक ही दिमाग में रखते हैं, पैसे हैं किसी के पास में तो FD करा दी जाए, पैसे हैं तो क्या की जाए, FD करा दी जाए। और यदि FD करा दी जाती है तो FD में इतना ब्याज आज नहीं मिलता जो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में मिल रहा है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के अंतर्गत यदि एक आउटपुट भी आपको मिलता है, एक रिटर्न जो ब्याज होता है वो भी आपको प्रदान किया जा रहा है हर 3 मंथ के बाद में, तो ये भी उनको पता नहीं। अब जिन योजनाओं का पता नहीं, इस प्रकार से एक योजना चल रही है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वरिष्ठ नागरिकों को लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो योजना चल रही है, इस योजना के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में या किसी सरकारी बैंक में आप जाके, जो इस योजना से जो बैंक जुड़ा हुआ है, उसमें 1,000 रुपये से 15 लाख रुपये तक आप जमा करवा सकते हैं। 15 लाख रुपये तक जमा कराने के बाद आपको 8.6% ब्याज मिलेगा और ये ब्याज के साथ साथ आपको आपके एक पेंशन के रूप में भी कुछ राशि आपको 3 माह बाद मिली जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई वरिष्ठ नागरिक है तो हमारे राजस्थान जो गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो तीर्थ यात्रा योजना है वो चलाई गई है। तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत हमारे सरकार के द्वारा आवेदन मांगे जाते हैं और आवेदन में प्राप्त होते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद में जितने लोगों के आवेदन प्राप्त होते हैं उनमें से आवेदन सेलेक्ट किए जाते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में जितनी निर्धारित सीट होती हैं उन सीटों के अंतर्गत उनको अवसर दिया जाता है और अवसर देने के बाद में उन अवसर के आधार पे जो व्यक्ति वास्तव में इस एज में इस ग्राउंड में आता है उसको फिर तीर्थ यात्रा करवाई जाती है।
सीनियर सिटीजन के लिए तीर्थ यात्रा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रेल यात्रा जो हमारी है, रेल यात्रा में भी क्या किया गया है, छूट प्रदान की गई है। रेल यात्रा में भी आपको अलग से व्यवस्था प्रदान की गई है कि रेल की जो किराया है उसमें भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा फ्लाइट में भी यदि आप सफ़र करते हो तो 50% की छूट आपको वहाँ प्रदान की गई है। 50% की छूट यहाँ आपको प्रदान की गई है। इसी प्रकार से यदि हम जाएं तो बस में यदि हम सफ़र करते हैं तो बस में भी हमें छूट प्रदान की गई है। ये सीनियर सिटीज़न के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं और उन योजनाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए हमारा माता पिता वरिष्ठ भरण पोषण अधिनियम है, उसके सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग ये बात रखी गई है कि इसकी चर्चा, इसका प्रचार, इसका प्रसार एक आम जन तक पहुँचे, एक आम जन तक इनका प्रचार प्रसार हो, ये बात रखी गई है। और ये आम जन तक प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार से नालसा, राजसा और डालसा की आज बात करें जिसमें हम चल रहे हैं, उन्हीं को लगाया गया है। इसी के साथ में हमारी जो सरकार है वो भी समय समय पे इस प्रकार के कार्यक्रम कराती रहती है जिससे आम जन में इन योजनाओं का पता चले। अब जिस प्रकार से मैंने आपसे चर्चा की कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, आपका परिवहन विभाग डिपार्टमेंट है, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 70 है उसमें चिकित्सा के बारे में बात रखी गई है, उस डिपार्टमेंट की बात करें, सभी में सभी बातें रखी गई हैं और सभी में सभी जगह चर्चाएं होती हैं। लेकिन इन योजनाओं का वास्तव में जिस व्यक्ति को फ़ायदा मिलना चाहिए उस व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक आम व्यक्ति तक इस योजना की जानकारी ही नहीं होती है। एक आम व्यक्ति तक इस योजना की जानकारी नहीं होती है। एक आम व्यक्ति तक इस योजना की जानकारी किस प्रकार से हो, और जिस प्रकार से मैंने आपसे चर्चा की कि सीनियर सिटीज़न को रेल, सीनियर सिटीज़न को फ्लाइट, सीनियर सिटीज़न को टैक्स, सीनियर सिटीज़न को चिकित्सा, इन सब में फ़ायदा मिलता है। इन सब के लिए यदि सीनियर सिटीज़न जाएगा अलग से काउंटर मिलता है, अलग से उसकी सब व्यवस्थाएं रखी गई हैं। लेकिन धरातल पे हम जाएं और देखें तो स्थिति ये होती है कि जिस योजना की हम आज चर्चा कर रहे हैं उस योजना का सीनियर सिटीजन योजना 2016 स्थिति है। तो हमारे को यदि योजनाओं का फ़ायदा लेना है तो घर पे जो व्यक्ति वरिष्ठ है उसको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन जिस युवा को नॉलेज है वो उस योजना के लिए अपने साथ उस वरिष्ठ नागरिक को ले जाए और उस योजना को उस ऑफिस के अंतर्गत, जिस ऑफिस में वो योजना संचालित है उस योजना के अंतर्गत उसको फ़ायदा दिलवाए। तब ये होगा कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है क्या वास्तव में उस योजना का फ़ायदा जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत सी योजनाएं जो आती हैं और योजनाएं आने के बाद में वह योजनाएं मात्र कागज़ के पुलिंदे होके रह जाती हैं, कागज़ के पुलिंदे होके रह जाती हैं। स्थिति ये होती है कि योजना आई, किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला, योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा गया, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, और उसके बाद में वहीं योजना ख़त्म। वापस वो स्कीम की एक रोड पे जब गर्मी के दिन थे और उस समय बालू रेत डाली गई, अब बालू रेत कितने दिन रहेगी, वापस बालू रेत उड़ गई और वापस
उसी सड़क का निर्माण करने के लिए वापस बालू रेत डाल दी गई। तो इसलिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको समय रहते अवेयरनेस हो जाए तो एक आम व्यक्ति को जो सीनियर सिटीजन है उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिल पाए। अब ये जो चल रहा है कि सीनियर सिटीजन की हम योजनाओं का फ़ायदा किस प्रकार से मिले, इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए हम बात करें तो स्थिति ये है कि यदि हम व्यापक तौर पे यदि बात करेंगे कि देश के लेवल पे जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर हम कहें राज्य सरकार के बाद में पंचायत जिला स्तर पे आ जाएंगे, फिर हम पंचायत स्तर पे आ जाएंगे। तो पंचायत स्तर की जो छोटी सी कड़ी है गाँव की, वहाँ पे ग्राम पंचायत जो ऑफिस है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी करके और वहाँ के युवाओं को डायरेक्ट उस एक कमेटी नियुक्त करके और उसके अंतर्गत एक कमेटी के अंतर्गत उस योजनाओं को बताना होगा और बताने के बाद में इस प्रकार के युवाओं को वहाँ पे अपना सामाजिक, नहीं कोई पारिश्रमिक की बात करें लेकिन सामाजिक तौर पे अपने आप को एक्टिव होना होगा। यानी एक दूसरे के लिए एक दूसरा काम करेगा तब पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वे उन योजनाओं का क्या होगा, क्रियान्वयन होगा और उन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे देश में जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक अलग से एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में जो प्रोविज़न दिया गया उसमें ये साफ लिखा है कि सेक्शन 5 हमें ये कहता है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग यदि सीनियर सिटीजन खुद आवेदन करे, सीनियर सिटीजन यदि खुद आवेदन नहीं कर पा रहा है तो कोई अन्य व्यक्ति उससे संबंधित जानकारी रखता है वो आवेदन करे, वो व्यक्ति यदि किसी को प्राधिकृत कर रहा है तो वह व्यक्ति आवेदन करे, इसके अलावा यदि कोई संगठन है तो वो आवेदन करे। यदि वो आवेदन करता है तो निश्चित रूप से हमारे एसडीएम महोदय जो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग बात रखी गई है, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग तो बात रखी गई है कि एसडीएम महोदय जो बैठे हुए हैं वो एसडीएम महोदय उस व्यक्ति को जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है या उसका पोता है उसको करेंगे। अब तामील के जब उसको तामील हो जाएगी तो 90 दिन में क्या क्या कर देंगे, उसका निपटारा करेंगे। 90 दिन में उसका निपटारा करने के लिए सेक्शन 9 में आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 10 में बात करें तो 10 में वो कह रहे हैं कि 30 डेज में क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को भरण पोषण मिलना चाहिए। 30 डेज में ये बात रखी गई है। और फिर यदि वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है कि वो सेक्शन 15 में जाके अपील का प्रोविज़न रखा गया है। उस अपील डीएम साहब को अपील करें, अपील करने के बाद में यदि 16 डेज में अपील का निस्तारण करेंगे। यदि अपील करने के बाद में भी यदि सारी चीज़ें हो रही हैं फिर भी उस आदेश की पालना भी बेटा नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं तो उस आदेश के लिए सेक्शन 24 में जो हम बात करते हैं तो सेक्शन 24 में ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को जो बेटा के रूप में है या बेटी के रूप में है या पोते के रूप में है या पोती के रूप में है, वो जो है उसको 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये तक जुर्माना दोनों हो सकते हैं। कारावास किसी प्रकार का कारावास हो सकता है, कठिन भी कारावास हो सकता है या साधारण कारावास भी हो सकता है और 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना देना होगा। ये प्रोविज़न रखे गए हैं। इन प्रोविज़न के तहत बात कर सकते हैं, सीआरपीसी में प्रोविज़न के तहत बात कर सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए हम कह सकते हैं कि सीनियर सिटीज़न इस प्रकार से अपने आप को यदि एक एज हो जाती है और उस एज के बाद में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, इसके लिए प्रावधान कर दिए गए हैं। विधि में सीआरपीसी में 125 से लेकर 128 तक आपके पास में है और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 आपके पास में है। इसके अंतर्गत आप यदि आवेदन करोगे तो आवेदन का निस्तारण होगा तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा, एक
जो राशि है बेटे से वो मिल जाएगी। और जिस प्रकार से असम जैसा राज्य है, असम राज्य में तो यहाँ तक भी कर दिया गया है कि यदि कोई बेटा है और वह यदि गवर्नमेंट सर्विस में है और यदि वह कहीं पे भी यदि ये लगता है कि उसका बेटा है वो उसकी उपेक्षा कर रहा है तो निश्चित उसकी वेतन में से कटौती भी कर ली जाएगी, एक निश्चित कटौती भी की जाएगी। ये भी प्रावधान रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विधि हमेशा आपके साथ है और आप एक बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं, आप एक बहुत बड़ा वर्ग हैं। तो इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर न समझें कि एक एज हो गई तो मैं कमज़ोर हो गया। एज से यदि हम कमज़ोर की बात करें तो अभी दिसंबर में हम बात करते हैं, अभी दिसंबर में धर्मपाल गुलाटी जो हम कहते हैं एमडीएच मसाला के किंग जो थे वो 97 वर्ष के एक्सपायर हुए हैं। 97 वर्ष तक उन्होंने उस प्रकार का जीवन जिया जिस प्रकार से एक युवा जीता है, तो एज के अनुसार ये एक शाश्वत सत्य है कि एज के अनुसार आदमी में कमजोरी आती है, एज के अनुसार आदमी की याददाश्त कमज़ोर ऐसा है, एज के अनुसार निश्चित रूप से हमारी कोशिकाएं भी कमज़ोर होती हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप अपने आप को कमज़ोर न समझें, कमज़ोर न समझते हुए इस प्रकार की बात करें कि जिस प्रकार से फौजा सिंह जो थे, जो धावक के रूप में 104 साल की एज लिए हुए, और इन्हीं सब की बात करते हुए आज बात करें तो हमारे पास में फिल्म इंडस्ट्री में जो चल रही है बेताज बादशाह के रूप में जिनको जाना जाता है, अमिताभ बच्चन जिनको जाना जाता है, तो आज 78 वर्ष के होने के बावजूद भी वह युवा की तरह कार्य करते हैं। तो हमें ये लगना चाहिए कि एज जो है वो एज बढ़ रही है, लेकिन एज बढ़ना और सब कुछ हमारा नष्ट हो गया ये सोचना दोनों अलग चीज़ है। एज बढ़ेगी ये निश्चित है, लेकिन अपने आप को आप युवा बनाए रखिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि आज भी वो युवाओं की तरह कार्य करते हैं। और ऐसे हमारे देश में बहुत से लोग हैं कि जो एज के बावजूद भी युवाओं की तरह ही कार्य करते हैं। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम बात करें कि हमारे पास में इतना बड़ा अनुभव है और आज ये इतने बड़े अनुभव की यदि बात करें और इस अनुभव की यदि उपेक्षा करते हैं तो हमें कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही हमें बता पाएगा। किस प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास में मोबाइल फ़ोन आ गया। ठीक है, मोबाइल फ़ोन आ गया, एप्पल के फ़ोन आ गए, अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, सब कुछ फ़ोन से हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, ऑनलाइन मैं भी आपके सामने वेबिनार के रूप में बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो हम कहें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज हम बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, हमारे कलेक्टर के ऑफिस या कलेक्टर के साहब के घर के ऑफिस, या हम कहें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस, या हम कहें एसपी साहब के ऑफिस, हम इनकी बात करें और इसके अलावा भी जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनकी बात करें, वहाँ सब जगह लैंडलाइन फ़ोन मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ सब जगह लैंडलाइन फ़ोन मिलता है कि नहीं मिलता है? और लैंडलाइन फ़ोन जिस भी ऑफिस में है या जिस भी शॉप में है या जिस भी दुकान में लैंडलाइन यदि फ़ोन है तो ये माना जाता है कि वास्तव में वह जगह ऑथेंटिक है और जो व्यक्ति बोल रहा है वो वास्तव में सही है, उसका वास्तव में एक अपना अस्तित्व है। और यदि मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन फ़ोन यदि हमें किस बिल बाउचर पे या किसी लेटर पैड पे मिलते हैं तो हम ज़्यादा विश्वास किस पे करेंगे? हम लैंडलाइन फ़ोन पे विश्वास करेंगे।
तो ये हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। हमें सिखाता ये है कि हमारे घरों में यदि इतना बड़ा अनुभव है और उस अनुभव की यदि हम कहीं उपेक्षा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं नुकसान कर रहे हैं। और इस प्रकार का नुकसान नहीं हो, इस प्रकार का नुकसान नहीं हो, इसीलिए बार बार ये चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उनका सम्मान किया जाना आवश्यक है। अब जहाँ तक हम कानून की बात करते हैं, कानून अपनी जगह कार्य करता है, लेकिन ये भी एक शाश्वत सत्य है कि मैंने आपको सीआरपीसी के प्रोविज़न की बात कर ली, आपसे सीनियर सिटीजन एक्ट की बात मैंने की, लेकिन शाश्वत सत्य ये है कि हमारे देश में अभी हमारे पेरेंट्स विदेशों की तरह डेवलप नहीं हो पाए हैं और वह अपने बेटे या बेटी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इसलिए एक बेटे और बेटी को ही ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास में जो इतना बड़ा अनुभव है और उस अनुभव से मेरे को सीखना है और उस अनुभव का मेरे को सम्मान करना है। अब हमारे पास में जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ में यदि युवा मेहनत और अनुभव दोनों मिल जाते हैं तो भारत जो हमारा देश है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हम मान सकते हैं कि हमारे सौरव गांगुली जो हैं क्रिकेट कैप्टन पूर्व रहे हुए हैं, उनका अनुभव हमारी क्रिकेट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो जवाब आता है कि जी मिल रहा है। तो उनका अनुभव यदि हमारी क्रिकेट को मिल रहा है तो हमारे घरों में जो बैठे हुए बुजुर्ग हैं उनके पास में जो अनुभव है वो भी हमारे घर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और जीवन जीने में सरलता के रूप में यदि हम बात करते हैं तो जीवन यदि सरल रूप से यदि जीना और मानसिक तनाव न हो, यदि ये जीवन हमें अपनाना है तो हमारे घर में जो सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं उनके जीवन से जो अनुभव है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। और उस अनुभव को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए, आम जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं जिस प्रकार से उस बदलावों को जैसे तनाव नहीं हो उस बदलाव के कारण ये उनसे सीखा जा सकता है। तो मैं ये कहूँ आपसे कि एक छोटी सी पंक्ति हमारे सामने आती है कि अनुभव हमारे घर में जो माता पिता हैं उनके पास में है, अनुभव हमारे घर में जो माता पिता है उनके पास में है, मेहनत युवाओं के पास में है, अनुभव उनके पास में है, मेहनत हमारे पास में है। और हम दोनों यदि मिल जाएं तो अनुभव को रवानी आ जाएगी, अनुभव को रवानी आ जाएगी और युवाओं की जो कहानी है, युवा जो है उसके लिए एक नई कहानी बन जाएगी दुनिया और देश के लिए। तो आपने मेरे को इतना ध्यान पूर्वक सुना और इसी पंक्ति के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही चाहूँगा कि आप सब लोग हैं वो
सीनियर सिटीजन का सम्मान करें। धन्यवाद।